फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस क्लास के माध्यम से हम आप लोग को यहाँ पे बताने वाले यानी कि पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का यहाँ पे मैथ्स का जो है ना ऑफिशियल मॉडल सेट पर आधारित इंटरनेट वाला मॉडल पेपर का दूसरा पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ऑफिशियल मॉडल सेट यानी कि इंटरनेट वाला मॉडल सेट को जरूर सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे मेरे साथ जो है ना एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप ये क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक कर लेते हैं ना, तो मेरा गारंटी है कि क्लास में ही जो है ना दोस्तों सारा क्वेश्चन आपको ईजिली याद होने वाला है। ठीक है, तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से आप फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गणित में यहाँ पे टोटल 1 से लेकर 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो आपको किन्हीं जो है ना 50 प्रश्नों का ही उत्तर अपने OMR शीट में भरना है। तो यहाँ पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में जो है ना दोस्तों 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर जो है ना हम आप लोग को सोल्व करके बताएंगे। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न जो है ना पूछे जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि 7/20 का दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, दशमलव प्रसार पूछा जाए और बट्टे के फॉर्म में रहे, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो हर रहेगा ना यानी कि हर का आपको अभाज्य गुणनखंड कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका हर में कितना दिया गया, 20 दिया गया। तो 20 का जब फैक्टर कीजिएगा तो यहाँ पे किससे जाएगा, 2 से जाएगा। फिर ये आप किससे जाएगा दोस्तों, 2 से जाएगा 5 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पे कितना आया दोस्तों, 7/2 की पावर 2। यहाँ पे देखिएगा 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। तो हम आपको बार बार बताते हैं कि यदि हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात और 5 की घात दोनों की घात आए ना, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 7 दशमलव प्रसार होगा। यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इसी कॉन्सेप्ट में और एक चीज़ समझ लीजिए, अगर ऊपर नीचे करता है ना तो आपको काट लेना है। ठीक है, तो कटने के बाद आपको देखना है क्या ये 2 की घात और 5 की घात या फिर 2 या 5 की दोनों की अकेले अकेले घात है कि नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट फॉलो करता है तो आपका 7 दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अगर 2 की घात और 5 की घात के अलावे अन्य की घात रहे तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो है ना ये प्रश्न हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाई है। तो फ्रेंड पाई एक प्रकार का क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि 2 संख्याओं का मसा 15 तथा यहाँ पे लसा जो है ना 105 दिया गया है, और उनमें से एक संख्या जो है ना दोस्तों 5 है। तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से हल करते हैं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होते हैं ना, वो मसा गुना लसा के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे पहली संख्या यानी कि 5 दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या को कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा मसा का मान कितना दिया गया है, 105 है। और यहाँ पे लसा का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे लसा 105 है और यहाँ पे मसा का मान 15 दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा दूसरी संख्या को ऐसे छोड़ दीजिए, और 5 गुना में है ना, तो ये जब राइट साइड में जाएगा तो बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा। यानी कि 105 गुना 15 बटे आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप काटिएगा तो 5 या 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा कि 105 को जब 3 से गुना कीजिएगा यानी कि मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो 5 या 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 का 3 यानी कि 315, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए ना, तो आपको चुटकियों में कुछ इस प्रकार सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे अपरिमेय संख्या पहचानना है, तो जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर में तो यहाँ पे -9 दिया गया है, और ये रूट 16 जो कि 4 का स्क्वायर रूट होता है जो कि बाहर निकल गया, यह एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पे अगर ऑप्शन बी को चेक करते हैं तो √3/√5 है। कहने का अर्थ है अगर यहाँ पे दोनों को अलग अलग रूट दे देते हैं ना तो तब भी ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो यह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, √3/5। अगर इसी तरह यहाँ पे सी को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इसको जब अलग अलग करके रूट देते हैं तो यहाँ पे एक मतलब 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे 1/10 जो कि p/q के फॉर्म में है, यह एक प्रकार का क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसी तरह यहाँ पे दोनों जब बाहर निकल जाएगा तो 6 यहाँ पे 8 हो जाएगा जो कि p/q के फॉर्म में है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला जो है ना दोस्तों अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के प्रश्न भी जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का सबसे पहले यहाँ पे आपको व्यापक रूप जानना बहुत ही जरूरी है, यानी कि मतलब जिस चर राशि की का 2 हो तो वो आपका क्या होगा दोस्तों, द्विघात समीकरण होगा। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c होता है। अगर जो भी इस फॉर्म में रहेगा ना तो आपको समझ जाना पड़ेगा यह एक प्रकार का द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे x² + 5 √x - 14, तो यहाँ पे देखिएगा चर राशि के अंदर में क्या है, इसके ऊपर में जो ना दोस्तों रूट है, यानी कि करनी चिन्ह के अंदर में है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, यानी कि द्विघात समीकरण एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। और इसी तरह यहाँ पे अगर ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं तो चलिए इसको हम लोग क्या सोल्व करते हैं। ये ऑप्शन बी को जो है ना आपको यहाँ पे सोल्व करके बताना पड़ेगा ये है कि नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि 2x² है ना, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 2 को जब -1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर /x। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ना तो यहाँ पे 2x² को जब x से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x³ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका बचेगा बराबर के बाद यहाँ पे -2, तो यहाँ पे x की घात 3 है, तो ये एक प्रकार का त्रिघात बहुपद है, ये तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। ठीक है, इसी तरह ये एक प्रकार का त्रिघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात समीकरण हो जाएगा। x³ है ना, x की घात 3 है तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर आप इसको चेक कीजिएगा ना दोस्तों, चलिए इसको हम लोग फटाफट से चेक करते हैं ऑप्शन डी को, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर यहाँ पे +1 = 2/1। इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका x² + 1, उसके बाद यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे x² है तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए, इसको कुछ मत कीजिए। उसके बाद यहाँ पे +2x, तब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो -2x हो जाएगा, फिर +1 = 0। तो यहाँ पे देखिएगा x के पावर 2 है ना, तो यह एक प्रकार का द्विघात समीकरण होगा, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि 188/220 का यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है, यानी कि सरलतम रूप बताना है। तो फ्रेंड इसको काटिए तो किससे कटता है, तो यहाँ पे 2 का पर हमें कट जाएगा, यानी कि 2 × 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 × 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से कटेगा 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 1 0 है, 2 1 0, फिर ये 2 से कटेगा, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 × 8, और यहाँ पे आपका एक बच्चा 2 × 7 = 14, यानी कि 47 ऊपर में रह गया, और नीचे में यहाँ पे 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, यानी कि 47/55। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा द्विघात, जितना घात होगा उतना शून्यकों की संख्या होगा। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, और रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का एक रूप है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे p कोई भी पूर्णांक हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे p का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे विषम संख्या का रूप कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं, ये विषम संख्या का रूप है कि नहीं है। तो यहाँ पे p की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे +1,
तो इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 + 1 यानी कि कितना आएगा, 3 आएगा। 3 एक प्रकार का क्या है दोस्तों, विषम संख्या है, यानी कि 2p+1 क्या हो जाएगा, विषम संख्या का रूप हो जाएगा, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसी ओ केंद्र वाले वृत्त का बहाव बिंदु P से वृत्त के बहाव बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PR तथा PS खींचा गया है। यदि PR का मान यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि PS का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एक सिंपल सा एक वृत्त बना देते हैं कुछ इस प्रकार, और यहाँ पे इसका केंद्र मान लेते हैं O है, ठीक है। और यहाँ पे वृत्त के बहाव बिंदु P है, वृत्त का बहाव बिंदु क्या है, P है, और यहाँ पे P से 2 स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचा गया है। एक का नाम यहाँ पे रख दिए हैं R और एक का नाम यहाँ पे आपका है S, ठीक है। तो यहाँ पे PR का वैल्यू यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया गया, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये PS का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि मतलब वृत्त के बहाव बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है ना बराबर होती है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो PS भी कितना सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन भी दिया गया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि अल्फा, बीटा और गामा त्रिघात बहुपद x³ + bx² + cx + d के शून्य हो, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, त्रिघात बहुपद है और यहाँ पे त्रिघात बहुपद के योगफल यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि 2 संख्याओं का यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, 2 शून्यकों का योगफल यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए स्पेशली फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के बराबर क्या होता है, C/A होता है। क्या होता है दोस्तों, C/A, ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे C वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि 2 रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण के युग्म क्या होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जब भी 2 रैखिक समीकरण के आलेख क्या होते हैं, समांतर रेखाएं होती है, तो इसका जो है ना कुछ भी हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बहुपद 2x³ - 5x² - 14x + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए एक प्रकार का त्रिघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर राशि की घात उच्चतम कितना है, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। और यहाँ पे शून्यकों का योग आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद के जो शून्यकों का योग होता है दोस्तों, इसके लिए स्पेशली फॉर्मूला क्या होता है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो फॉर्मूला होता है ना क्या होता है, यानी कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा a का वैल्यू कितना है, 2 है, और यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, -5 है। तो यहाँ पे माइनस तो पहले से ही है, तो यहाँ पे b का मान यहाँ पे -5 लेंगे, तो यहाँ पे माइनस इंटू -5/a का मान यहाँ पे 2 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5/2, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन भी दिया गया है, इसलिए यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी यहाँ पे शून्यकों का योग पूछा जाए और त्रिघात बहुपद दिया हुआ रहेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि समीकरण 9x² - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। जब भी मूलों की प्रकृति पूछा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, डी का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि विविक्तर ज्ञात करना जरूरी है। तो यहाँ पे डी बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac होता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा इसमें ए का मान देखिएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9। x² का जो गुणांक होता है वही आपका a होता है, और यहाँ पे b जो होते हैं ना x का गुणांक होते हैं, तो ये शुद्ध द्विघात बहुपद है, इसमें bx है ये नहीं, यानी कि यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो c होते हैं कॉन्स्टेंट होते हैं, जो सबसे लास्ट में होते हैं, जो कि हमें यहाँ पे -1 दिया गया है, तो यहाँ पे ABC प्राप्त कर चुके हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे b का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर -4ac करेंगे, 4 गुना a का मान देखिएगा 9 है, और यहाँ पे c का मान देखिएगा -1 है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 जगह 36 हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना आ गया, 36 आ गया। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कंडीशन अप्लाई होता है, ये जो है ना 36 क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है, यानी कि ये 36 जो कि एक तरह का विविक्तर हो गया, ये विविक्तर यानी कि डी का मान जो है ना क्या है, 0 से
बड़ा है। तो जब भी इस तरह का कंडीशन होता है ना, तो इसका कितना हल होता है, इसका जो है ना दोस्तों क्या होता है, इसका मूल की प्रकृति क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है। ठीक है, क्या होता है, वास्तविक और असमान, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना, इसको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जो है ना आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर इस तरह नहीं करते हैं। चलिए इसको हम लोग देखेंगे, अगर इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा 9x² - 1 बराबर 0 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 9x² को ऐसे छोड़ दीजिए, बराबर यहाँ पे -1 है तो उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x² बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा -1 को उधर भेजे हैं शून्य की तरफ तो +1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि एक यहाँ पे 9 गुना में तो इधर आएगा तो बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x को ऐसे छोड़ दीजिए तो रूट में चले जाएगा। तो यहाँ पे x का 2 को वैल्यू निकल के आएगा, एक प्लस में आएगा 1/3 और एक माइनस में आएगा 1/3। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/3 और यहाँ पे -1/3 आ चुका है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि इसका जो है ना मूल क्या है, मतलब इसका हल जो है ना दोस्तों असमान है। ठीक है, असमान है और वास्तविक हल है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR जो है ना समरूप त्रिभुज है, जिसमें कोण यहाँ पे 42 डिग्री है। तो यहाँ पे कोण R का मान 80 डिग्री है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कोण B का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट्स भी कर सकते हैं एक एक प्रश्न को। इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, अगर आप अभी उतार लिए हैं तो। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से इरेज कर दिए। उसके बाद चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। एक त्रिभुज है आपका ABC और दूसरा त्रिभुज है आपका PQR। ठीक है, तो यहाँ पे 2 त्रिभुज होना चाहिए। तो चलिए इसको इस प्रकार बनाते हैं। आपका एक त्रिभुज हो गया, ये हो गया A, फिर ये हो गया आपका B, ये हो गया C। तो इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा त्रिभुज बनाना है, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर है, यानी कि समरूप है। ठीक है, एक जैसा दिखने वाला। तो यहाँ पे आपका P हो गया, फिर ये आपका Q हो गया, इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में समरूप है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका कोण A का मान कितना है, 42 डिग्री है। ठीक है, कोण A का मान 42 डिग्री है और ये वाला त्रिभुज का कोण R का मान कितना दिया गया है, 80 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये कोण B का मान क्या होगा, काफ़ी इजी है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, जब यहाँ पे कोण R का मान 80 डिग्री है तो ये कोण C का भी मान कितना होगा, 80 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोण A का मान 42 डिग्री है तो ये कोण P का भी मान कितना होगा, 42 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मान तो प्राप्त हो चुका है। कोण C का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे समरूप दोनों है। तो यहाँ पे कोण R जो हो जाएगा ना दोस्तों, कोण R किसके बराबर हो जाएगा, कोण C के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कोण R का मान कितना है, आपका यहाँ पे दिया गया है कोण R का मान। देखिएगा यहाँ पे ध्यानपूर्वक कि कोण R का मान यहाँ पे 80 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 80 डिग्री बराबर हो जाएगा कोण C। तो यहाँ पे कोण C बराबर हो जाएगा आपका 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कोण A भी पता है, कोण C भी पता है, तो B जो है ना ईजिली प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एगो चीज़ पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है ना, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कोण A का मान 42 डिग्री है, तो यहाँ पे 42 डिग्री लिख देंगे। फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कोण B का मान देख सकते हैं, इसका मान तो पता नहीं है, इसे भी हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कोण B को ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कोण C का मान देख सकते हैं कितना है, 80 डिग्री। तो यहाँ पे आपका 80 डिग्री हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को ऐड कीजिए। तो यहाँ पे 42 और 80 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 4 12 यानी कि 122 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो एक काम कीजिए, कोण B को ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 122 डिग्री है ना, तो ये किधर जाएगा दोस्तों, उधर जाएगा। यहाँ पे 122 डिग्री हो जाएगा, तो 180 में जब 122 डिग्री घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको घटाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 10 में 2 गया 8 हो जाएगा, यानी कि 8 डिग्री। और यहाँ पे आपका 7 में 2 गया 5, यानी कि 58 डिग्री, जो कि यहाँ पे C ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि यहाँ पे C वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न जो है ना आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को जो है ना यहाँ पे ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा और वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि बहुपद x² - 5 के शून्यक होगा। तो फ्रेंड यह एक प्रकार का शुद्ध द्विघात बहुपद है, यानी कि इसका bx यानी कि बीच वाला टर्म नहीं है, इसका बीच वाला टर्म गायब है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे x² - 5 है ना,
तो इसका शून्य ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग शून्य के बराबर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर को ऐसे छोड़ देते हैं, ये -5 जब जीरो की तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स का यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगा, ए स्क्वायर है ना, तो राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस माइनस रूट यानी कि अंडर रूट प्लस माइनस, इसका 2 मान निकल के आ चुका है। एक आपका +√5, एक आपका -√5, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में आपका दिया गया, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि समीकरण निकाय 3x + ky बराबर 0 तथा 2x + 5y बराबर 20, तो इसका अद्वितीय हल होने के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफ़ी सिंपल प्रश्न है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि इसका अद्वितीय हल है, कहने का अर्थ है कि इसका सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक ही गो हल है। तो फ्रेंड यहाँ पे जब भी एक हल होगा ना तो इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा, चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। तो इसके लिए कंडीशन होता है अद्वितीय हल होने के लिए a1 बटा a2 जो होते हैं ना दोस्तों, ये बराबर नहीं होते हैं b1 बटा b2 के। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे k का मान इजीली निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो a1 होते हैं ना, x का गुणांक जो पहला समीकरण का है ये 3 है, तो यहाँ पे a1 का मान 3 हो जाएगा, बटा a2 जो होते हैं दूसरा समीकरण x का गुणांक जो कि यहाँ पे 2 दिया गया है, तो बटा 2 कर देंगे, नॉट इक्वल। और यहाँ पे b1 जो होते हैं पहला समीकरण y का गुणांक होते हैं जो कि यहाँ पे k दिया गया है, बटा करेंगे। और b2 जो होते हैं y का गुणांक होते हैं जो कि यहाँ पे 5 दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 2 यहाँ पे 2 को k से गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका 2k हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 15 हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, 2 को k से गुना किए तो 2k हो गया है, और यहाँ पे 5 को 3 से गुना किए तो 5 15 हो गया। तो यहाँ पे k का मान आ गया है k नॉट इक्वल, यहाँ पे भी नॉट इक्वल हो जाएगा 15/2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 15/2 की इसमें कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया k नॉट इक्वल 15/2। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो फ्रेंड ये जो समांतर श्रेणी तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पता चल रहा है और इससे भी पता चलता है यहाँ पे 1,11,111, ये तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। समांतर श्रेणी क्या हो, समांतर श्रेणी क्या होते हैं कि किन्हीं दो पदों का अंतर को हम लोग समांतर, यहाँ पे सार्वंतर समान होता है तो उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पे 4 में 2 गया आपका 2 आएगा, फिर यहाँ पे 8 में 4 गया 4 आएगा, तो 2 और यहाँ पे 4 ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अगर आप चेक कीजिएगा, चेकआउट कीजिएगा, तो यहाँ पे डी का मान यानी कि दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे तो यहाँ पे आपका -4 -0, तो यहाँ पे -4 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे इसको D1 मान लीजिए, उसके बाद यहाँ पे इसको D2 मान लीजिए। तो D2 हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, A3 - A2 करके। तो यहाँ पे A3 का मान यहाँ पे 8 दिया गया, -8, और यहाँ पे -4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि -8 को ऐसे छोड़ दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 में 4 गया कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यह एक प्रकार का समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि यहाँ पे D1 का भी मान -4 है और यहाँ पे D2 का भी मान कितना है, -4, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि -12 जो है ना किस पाद में है, यानी कि कौन सा चतुर्थांश में है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि माइनस कौन सा चतुर्थांश में होते हैं, तो तृतीय पाद यानी कि तृतीय चतुर्थांश में होते हैं। इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र जो है ना सत्य है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि शून्यकों का योग, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे SN बराबर क्या हो जाएगा, n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, तो यह एक प्रकार का क्या होते हैं, योगफल के लिए फॉर्मूला होते हैं समांतर श्रेणी का, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विघात समीकरण दिया गया है bx² + x + c बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा विविक्तर अर्थात डी बराबर क्या होते हैं, b² - 4ac होते हैं। ठीक है, तो ये तब लागू होते हैं जब आपका द्विघात समीकरण ax² + bx + c के फॉर्म में रहेगा तब, लेकिन यहाँ पे दूसरा फॉर्म है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा b की जगह कितना दिया गया है, x का गुणक जो कि a है, तो यहाँ पे आपका a² हो जाएगा -4 × a का मान देखिएगा दोस्तों, a जो है a की जगह b है, तो यहाँ पे आपका 4b हो जाएगा, और यहाँ पे c की जगह c है, यानी कि a²
4bc। तो ए स्क्वायर माइनस 4bc कौन सा में है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष यहाँ पे दिया गया है -4,0 0,3 तथा यहाँ पे 0,0 है, तो इसका क्या निकालना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग फटाफट से शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रकार का हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। ये आपका ए हो गया, चलिए इसको बढ़िया तरह से लिखते हैं, ये आपका ए हो गया, फिर ये आपका दूसरा बिंदु का नाम बी दे देते हैं और ये तीसरा बिंदु आपका है सी। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज का 3 को बिंदु मिल गए यहाँ पे, तो यहाँ पे ए का निर्देशांक दिया गया है -4,0। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे बी का भी निर्देशांक दिया गया है 0,3 और सी का निर्देशांक देख सकते हैं 0,0। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 0,0। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फॉर्मूला को लिख चुके हैं, उसके बाद फटाफट से यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो है ना आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 ही, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि फॉर्मूला में ही है। और यहाँ पे x1 का मान देखिएगा, जो कि पहला कोऑर्डिनेशन यानी कि पहला बिंदु का निर्देशांक जो पहला वाला होते हैं, यहाँ पे x1 हो जाएगा -4। ठीक है, तो यहाँ पे -4 को ऐसे छोड़ दीजिए, उसके बाद यहाँ पे y2 - y3। तो फ्रेंड यहाँ पे y2 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे 3 लिखते हैं y2 की जगह, एक काम करते हैं यहाँ पे 3 माइनस हो जाएगा, y3 का मान देख सकते हैं 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देते हैं x2, जो कि b का प्रथम बिंदु जो 0 दिया गया यानी कि 0 हो जाएगा, 0 इंटू y3 - y1 कर देते हैं, तो y3 का मान देख सकते हैं 0 y3 यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस करेंगे y1 का मान भी 0 है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस कर देते हैं और यहाँ पे x3 का मान देख सकते हैं 0 है, तो यहाँ पे 0 इंटू कर देंगे आपका उसके बाद यहाँ पे y1 - y2 हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे y1 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 माइनस y2 का मान कितना हो जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे y2 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा इंटू, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा एक काम करते हैं, तो यहाँ पे 1/2 इंटू हो जाएगा -4 को हम लोग 3 से गुना करेंगे, -4 को किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे प्लस। तो फ्रेंड यहाँ पे 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बचा कितना, जब अंदर में इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे -4 या 12 हो जाएगा, यानी कि -12। तो इसको काटेंगे तो 2 चुका 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों, -6 आ गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में -6 होगा, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो उम्मीद करते हैं इसको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका ए वाला ऑप्शन में दिया गया 6, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव होते हैं। -6 है, लेकिन यहाँ पे 6 ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि सभी संभाव त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड जितने भी संभाव त्रिभुज होते हैं ना, वो सभी क्या होते हैं कि संभाव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी कि सभी संभाव त्रिभुज एक जैसे कि एक दूसरे के जैसा दिखने लगता है, इसलिए ये समरूप कहलाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आपको बताना है कि यदि बहुपद यहाँ पे f(x) बराबर है x² - 3x + 5 की शून्य a, b हो, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 4 गुना a + b का मान क्या होगा। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ है कि यहाँ पे 2 शून्य दिया गया है, एक a है और एक दूसरा शून्य b है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 4 गुना a + b का मान क्या होगा, कहने का अर्थ है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा यहाँ पे 2 शून्य दिया गया, a और b को अल्फा बीटा मान लीजिए, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 4 गुना अल्फा + बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे a + b अर्थात अल्फा + बीटा शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a होता है, तो यहाँ पे -b/a कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे माइनस पहले से, तो माइनस को ऐसे छोड़ दीजिए, b का मान यहाँ पे देख सकते हैं -3 है, तो -3 को यहाँ पे उतार दीजिए बटे, और a का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +3/1 कहने का अर्थ है 3, तो यहाँ पे a + b का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 गुना a + b है, तो 4 को हम लोग 3 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा
12 आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका प्रथम पद जो है ना 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए स्पेशली फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि H24 का मान क्या होगा, तो H24 बराबर क्या हो जाएगा, n/2 × 2a + n-1 × d होता है, ठीक है, यानी कि Sn बराबर, तो यहाँ पे n के जगह जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ पे 24 कर देंगे, तो n/2 × 2a, a का मान जो प्रथम पद 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं, 2a + n-1 यानी कि 24 - 1 × d का मान यहाँ पे देख सकते हैं। कैसे करेंगे d का मान ज्ञात, तो 8 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे तो यहाँ पे सर्वांतर प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 12 × हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे 24 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। 23 को यहाँ पे हम लोग किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 12 × हो जाएगा 10 प्लस इसको सब गुणा कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, तो 3 × 3 = 3 × 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्राप्त हो जाएगा 12 × 10 और 69 हो जाएगा 79। 79 को जब 12 से गुना कीजिएगा ना तो कितना आएगा वही आपको बता देना है, ठीक है। तो 948 आएगा, आप गुना करके देख लीजिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे बिंदु दिया गया 5,5 की दूरी जो है ना मूल बिंदु से होगी, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे ओरिजिन अर्थात ओरिजिन पॉइंट से जो है ना यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसके लिए स्पेशली फॉर्मूला होता है ओरिजिन बिंदु से दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √x² + y² होता है। क्या होता है, x² + y² होता है। तो अंडर रूट को ऐसे छोड़ दीजिए, इसको कुछ मत कीजिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे √50। तो यहाँ पे √50 बाहर निकल के कितना आएगा दोस्तों, 5√2 आएगा। कितना आएगा, 5√2, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है। सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको जो है ना हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग शानदार तरीके से हल करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे एक त्रिभुज सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं 26 नंबर को सोल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक एक प्रश्न को अच्छी तरीके से देखिएगा ध्यानपूर्वक, तभी यहाँ पे जो है ना सोल्व हो पाएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते कुछ इस प्रकार, ताकि वो इसको इस प्रकार दिखे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ABC, यह एक प्रकार का क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और यहाँ पे C का मान यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा AB का मान यहाँ पे 13 दिया गया है, 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पे BC का मान कितना है, BC का मान यहाँ पे आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 12 लिख देते हैं, और यहाँ पे AC का मान हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो कौन सी है इसका मान कितना होना चाहिए वही आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि AB का स्क्वायर जो होते हैं ना, ये BC का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के योगफल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम कर देंगे BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे AB का स्क्वायर का मान कितना है, 13 है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे BC का स्क्वायर अर्थात यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अगर दोनों तरफ बराबर आया तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि यह एक प्रकार का समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। यानी कि 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे 169 बराबर हो जाएगा। इसको जब ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 169। तो दोनों तरफ 169 आ चुका है, यानी कि यह एक प्रकार का राइट एंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज जो होते हैं AB का जो समकोण मतलब सम्मुख कोण होते हैं ना, वो 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। यानी कि यहाँ पे कौन सी कितना डिग्री का हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री का हो जाएगा, जो कि यहाँ पे A ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए यहाँ पे जो है ना A वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती है प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बिंदु 6,10 जो है ना इसकी कोटि है। तो कोटि क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बिंदु का जो निर्देशांक होते हैं ना x, y के, तो कुछ इस प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पहला बिंदु आपका होता है x और दूसरा बिंदु होता है आपका y, जो कि 10। तो यहाँ पे जो कोटि होंगी आपका, जो ये y के जगह होंगे वही आपका क्या होंगे, कोटि होंगे, ठीक है।
यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे कोटि आपका 10 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो गो समरूप त्रिभुज दिया गया है और इसका भुजा 4:9 के अनुपात में है, तो इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, यानी कि 81 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में है, इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि बिंदु 5,2 और यहाँ पे दूसरा बिंदु बी जो है 9,5 है कि बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशली फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा x2 का मान देखिएगा कितना है, दिया गया है 9 दिया गया है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे x1 का मान यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि 9 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे और यहाँ पे y2 का मान देखिएगा 5 दिया गया है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, माइनस करेंगे y1 का मान यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और इसके ऊपर क्या चढ़ा देंगे, करनी यानी कि वर्गमूल चढ़ा देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे 9 में 5 गया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे √25 हो जाएगा और ये √25 जो होते हैं 5 का स्क्वायर रूट होते हैं, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भी प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप जल्दी से फटाफट से लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समांतर श्रेणी दिया गया है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पद जो है ना 109 होगा। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे पता कीजिए कि a यानी कि प्रथम पद यहाँ पे a का मान 4 हो जाएगा और d यानी कि दूसरा पद में पहला पद को हटा दीजिए तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे an का मान जो है दिया गया है 109। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा। तो फ्रेंड आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, an बराबर क्या होता है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं a + n - 1 × d होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे an का मान दिया गया 109, तो यहाँ पे 109 लिख देते हैं 109। तो प्रथम पद यानी कि 4 है, तो यहाँ पे 4 को ऐसे छोड़ दीजिए और यहाँ पे n की जगह हमको कुछ यहाँ पे नहीं लिखना है, n का मान ज्ञात करना है। n - 1 × d का मान देखिएगा दोस्तों कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं और यहाँ पे 109 माइनस ये +4 है, तो ये लेफ्ट साइड में आएगा तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे n - 1 × 5 यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 109 में 4 गया कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका n - 1। इसको ऐसे चढ़ाने दीजिए और 5 गुना में जब लेफ्ट साइड में आएगा तो बट्टे के फॉर्म में चले जाएगा, तो यहाँ पे 5 दूना 10 5 एक 5 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 21 को ऐसे छोड़ दीजिए और यहाँ पे n - 1 है तो n - 1 ऐसे रहने दीजिए। तो यहाँ पे n का मान कितना हो गया 22 + 1 यानी कि 21 + 1 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां पद जो है ना 109 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे आपको बताना है कि tan थीटा का मान यहाँ पे 12/5 है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि sin थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है, इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे फॉर्मूला के माध्यम से तो p/b बराबर कितना हो जाएगा आपका 12/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे p का मान आपका हो जाएगा 12 और यहाँ पे b का मान हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे p और b प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि h का मान क्या होगा। तो h को सबसे पहले यहाँ पे आपको ज्ञात करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का स्क्वायर कर देंगे और इसको दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे p का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस और b यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि 125 और आपका 144 और 25 कितना हो जाएगा, इसको जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे 55 हो गया और यहाँ पे 4 2 6 हो गया और यहाँ पे 1 यानी कि 169। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका p/h। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा p का मान अगर यहाँ पे देखा जाए तो 12 है और यहाँ पे h का मान देखा जाए तो
13 है, ठीक है। तो 12/13 ये हो गया आपका राइट आंसर, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न जो है ना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिंदु दिया गया है 2 ए और बी दिया गया है, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का क्या पूछ रहा है, नियामक पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको फटाफट से हल करते हैं शानदार तरीके से। तो जब भी यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे और 2 को बिंदु दिया रहेगा तो इसके लिए आपको x बराबर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो x के लिए ये होते हैं, तो यहाँ पे x1 आपका हो जाएगा -7, फिर यहाँ पे x2 का मान देख सकते हैं जो कि यहाँ पे 4 दिया गया है, बटे 2 कर देंगे तो दोनों आपस में प्लस माइनस होके घटेगा, और यहाँ पे 7 में 4 गया कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ चुका है, और यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे y का मान देख सकते हैं, y1 का मान यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देते हैं, फिर प्लस कर देंगे, y2 का मान देख सकते हैं 2, तो यहाँ पे 5 + 2 बटे क्या करेंगे 2 करेंगे, तो 5 2 7/2 हो जाएगा, ठीक है, 7/2, और यहाँ पे -3/2 पहले देखिए, और उसके बाद यहाँ पे 7/2 जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 40 मिनट का बन चुका है, तो यहाँ पे 34 नंबर से जो है ना हम लोग कल यानी कि अगले पार्ट में लेके आएंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सोल्व करने का, क्योंकि यहाँ मैथ का प्रश्न जो है ना सोल्व करने में यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाते हैं, क्योंकि इसको जो है ना सोल्व आउट करने में बराबर यहाँ पे दे देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, ठीक है। तो आप जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपका फास्ट होगा, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी सोल्व कर सके एक एक मैथ को, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, जितना भी आपका दोस्त यार है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगली क्लास में दोस्तों, जब तक आप अपने ख्याल रखिए, और यहाँ पे आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं, यानी कि नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं यहाँ पे अगली क्लास में, थैंक यू।